मोमेंटम डिस्कस कर चुके थे, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क के दो एक्सप्रेशंस देखे थे। टॉर्क का एक एक्सप्रेशन था टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। टॉर्क का एक और एक्सप्रेशन था विच इज आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। ये दो टॉर्क के एक्सप्रेशंस हैं। और इसी तरह से दो एक्सप्रेशंस आपने एंगुलर मोमेंटम के पढ़े थे। एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी, और आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगुलर मोमेंटम को इट्स आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय। तो ये दो चीजें, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, एंड एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी और आर परपेंडिकुलर पी। सो पहले एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फिर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। एक चीज और देखिए भाई, फोर्स में और मोमेंटम में कुछ रिलेशन याद है किसी को? न्यूटन सेकंड लॉ कहीं सुना हो आपने? फोर्स और मोमेंटम में कोई रिलेशन याद है? आज मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, आप में से कुछ लोग बोलना। Sir, change in momentum is equals to force. Yes, force is rate of change of momentum. तो जैसा फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन होता है ना, दैट फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर इसी को आप टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के लिए लिखना चाहो तो ये रिलेशन कुछ ऐसा आ जाता है कि टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जो रिलेशन आपने किया था फोर्स और लीनियर मोमेंटम, एग्जैक्टली वही रिलेशन आप लिख सकते हैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में, दैट टॉर्क इज डीएल ओवर dt, टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर। सो ये रिलेशन हमें डिराइव करना है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का आपको रिलेशन चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्सप्रेशन होता है आर क्रॉस पी, और इसी एक्सप्रेशन को ना न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशन भी कहते हैं। इसी को आप कहते हैं रोटेशन में न्यूटन सेकंड लॉ, एल इज आर क्रॉस पी। आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे आप डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप इसे टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट dl ओवर dt is d over dt of r cross। इसे डिफरेंशिएट करते हैं d over dt of r cross। अब ये दो फंक्शंस है, फंक्शन नंबर 1 एंड इट्स फंक्शन नंबर 2। डिफरेंशिएशन में आपको सिखाया था अगर दो फंक्शंस हो तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। सो ये आया dl over dt इज, दो फंक्शंस है फंक्शन 1 और फंक्शन 2, तो आप एक काम कर सकते हैं, फंक्शन 1 को एज इट इज रखिए, फंक्शन 2 को डिफरेंशिएट कर दीजिए, प्लस अब आप फंक्शन 2 को एज इट इज रखिए, फंक्शन 1 को डिफरेंशिएट कर दीजिए, और यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। भाई बताओ मुझे, इस स्टेप तक कोई परेशानी किसी को? सर एक बार दोबारा समझा दीजिए, मैं लेट आया था। क्यों लेट आया था शायद? सर वो कनेक्शन में थोड़ी देर लगती है, पता नहीं, कंप्यूटर से करता हूँ। अच्छा, तो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम यहीं से मैंने स्टार्ट किया। एंगुलर मोमेंटम का कल रिलेशन लिखा था आर क्रॉस पी। यस सर। टॉर्क के लिए मैं इसी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टाइम की रिस्पेक्ट में, तो इसे आप टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dl ओवर dt इज d ओवर dt ऑफ r क्रॉस p, फर्स्ट फंक्शन दैट सेकंड फंक्शन। एक को एज इट इज रख दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस अब दूसरे को एज इट इज रखो और पहले को डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ लोगों को परेशानी हो रही है इसमें, इसको ऐसे रख दो, r था, अब आप r को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये मैंने आपको प्रोडक्ट रूल में सिखाया था डिफरेंशिएशन, dr ओवर dt क्रॉस p। हाँ जी रशाद, इतना हुआ? यस सर। एक को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को एज इट इज छोड़ दिया। अब ये जो dp ओवर dt होगा,
rate of change of momentum dp over dt. इस dp over dt को तुम लिख सकते हो कि ये फोर्स के इक्वल, और ये जो तुम dr over dt ले रहे हो इसे तुम लिख सकते हो ये वेलोसिटी। अगर मैं यहां लिख दूं तो ये dl over dt, देखो ये हो क्या गया, ये आ गया r क्रॉस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स प्लस dr over dt is v, it's v क्रॉस। तो जब आप v और p का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ना, देखो v और p सेम डायरेक्शंस में, तो आप लिख सकते हैं कि v क्रॉस p जो होगा दैट्स v p साइन 0 इज इक्वल टू 0। भाई मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन, सो मोमेंटम एंड वेलोसिटी विल एक्ट इन सेम डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट वुड बी 0। तो ये आपको मिल गया कि भाई इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया, v क्रॉस p 0। तो जैसे ये 0 आया, अब आप सब्स्टिट्यूट करना शुरू कीजिए, यहाँ सब रख दीजिए, तो आपके पास इसका नाम दे दें इक्वेशन को, जरा सब्स्टिट्यूट करना अच्छा सा लगेगा। तो इसे मैं लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इससे मैं लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसे मैं लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब इसको जब मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये तो टर्म 0 हो गई, तो आप इसे लिख सकते हैं dl ओवर dt आ गया r क्रॉस एंड r क्रॉस f आपने पढ़ा था, r क्रॉस f टॉर्क होता है। तो यही होता है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्सपेक्टेड यही आना चाहिए कि dl ओवर dt शुड बी इक्वल टू टॉर्क ना, dl ओवर dt शुड बी इक्वल टू। तो ये रिलेशन है बिल्कुल वैसी जैसे फोर्स और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन है कि भाई फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऐसी टॉर्क होता है dl ओवर dt, दैट्स द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड लीनियर एंगुलर मोमेंटम। अब ये बताइए ये क्लियर है? सर इससे प्रीवियस वाली स्लाइड दिखाइएगा एक बार। कुछ नहीं था प्रसाद, बस से रिवाइज करा रहा था। ओके सर, ओके। सर यहाँ देखिए पे टॉप 0 नहीं होगा? यहाँ पे टॉर्क 0 क्यों होगा बच्चे? सर R और F सेम डायरेक्शन में। नहीं, आर और एफ तो अलग अलग डायरेक्शन में, आर एफ सेम में नहीं, वी और पी। देखो मोमेंटम होता है क्या है, ये तो कुछ भी हो सकता है। ये 0 क्यों है? क्योंकि मोमेंटम होता है आपका एम वी, है ना? तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है? जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, यस और ये तो velocity है, इसीलिए ये 0 है। बट ये तो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, आर क्रॉस एफ तो कुछ भी हो सकता है। यस मुझे इसमें और डाउट्स बताओ, अब्दुल्ला, दानिश, आतिफ। सर पेपर में तो ये आ सकती है ना डेरिवेशन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया हो गया तो आगे बढ़े। यस सर। एक मिनट सर, एक मिनट। ओके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स में इसको जरा सा यूज करने की कोशिश करेंगे। डन सर। अच्छा नो सर। अच्छा डन सर। सर एक सेकंड फर्स्ट स्लाइड से दिखा दीजिए, मैंने लेट ज्वाइन किया है। यही फर्स्ट स्लाइड है, इससे पहले कुछ यहीं से शुरू किया। ओके सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। सो अब क्वेश्चंस देखना शुरू कीजिए। तो इस जो न्यूमेरिकल हम अभी करेंगे, इसमें ना हम इस चीज को यूज भी करने की कोशिश करेंगे कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे अलग अलग, फिर एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि टॉर्क आती है या नहीं आती।
तो क्वेश्चन में देखो आपको एक बॉडी दी हुई है, द मास ऑफ द बॉडी इज m, और ये आपका ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन से इस मास तक का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज d। आपने इस बॉडी को यहां से ड्रॉप कर दिया, वेट ऑफ द बॉडी इज mg। बॉडी नीचे आएगी धीरे धीरे। आपको इस ओरिजिन के अबाउट इस बॉडी की टॉर्क भी कैलकुलेट करनी है और इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट करना है आफ्टर टाइम t। So a body is dropped as shown in figure, as shown in figure. Calculate torque and angular momentum about origin in time t। तो t टाइम में आप टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है ओरिजिन के अबाउट। तो देखिए पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं टॉर्क। देखिए टॉर्क का एक एक्सप्रेशन हमने लिखा था r परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय f। तो बहुत क्लियर है कि यहाँ फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है बॉडी पर, वेट। तो जो फोर्स होगा वो फोर्स वेट के इक्वल, इट्स इक्वल टू mg, दैट फोर्स व्हिच इज इक्वल टू वेट। अब आपको चाहिए r परपेंडिकुलर। देखो r परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये वो लाइन है जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करे, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये ओरिजिन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ओरिजिन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है t। तो r परपेंडिकुलर इज d। डाउट्स बताओ मुझे यहाँ। सर दोबारा बता दीजिए। हाँ देखो ये वेट है ना, जो फोर्स एक्ट कर रही है वो फोर्स बॉडी का वेट है जिसकी वजह से यहाँ टॉर्क एक्ट करेगी। तो ये आपने स्ट्रेट ले लिया, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, वेट बेसिकली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ये ओरिजिन। तो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन और ओरिजिन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, d दिया हुआ है। तो r परपेंडिकुलर को मैंने d लिख दिया, फोर्स तो वेट है। अब आया सब, और डाउट्स बताओ मुझे इसमें। सर यहाँ पे sin 90 भी यूज हो सकता है ना मेथड से। बिल्कुल बिल्कुल, तुम कल से पीछे पड़ी हुई ना, sin 90 यूज करना है, तो इट्स dmg। तो ये सर इस क्वेश्चन का आंसर डीएमजी के फॉर्म में ही आएगा। हाँ बच्चे dmg ही आएगा, यही फाइनल आंसर। ये क्लियर है टॉर्क। यस सर। Yes, sir. में अगर बहुत बेसिक सा भी डाउट है ना तो शर्माओ मत, पूछ लो, क्योंकि टॉर्क हम आगे उतने ही फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे जितना आप फोर्स यूज करते हैं। अब जितना आप यूज टू है ना F इज इक्वल टू ma से, उतना इस एक्सप्रेशन के साथ यूज टू होना, इसलिए हर तरह से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। आ जाओ फिर। एक्सेस पॉइंट से ओरिजिन है। हाँ ये ओरिजिन, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ओरिजिन, एक्सिस ओरिजिन के अबाउट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो, तो देखो एंगुलर मोमेंटम का भी यही रिलेशन था, r परपेंडिकुलर इनटू p। r परपेंडिकुलर आप जानते हैं, r परपेंडिकुलर तो t है। प्रॉब्लम है p के साथ, t है मास इनटू वेलोसिटी। जब आपने बॉडी को ड्रॉप किया तो वेलोसिटी 0 होगी, बट वो आपसे t टाइम के बाद मोमेंटम पूछ रहा है। तो आपको चाहिए v इज वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। t टाइम के बाद बॉडी की जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज v। तो आप ऐसे लिख सकते हैं v इज u प्लस ad। u इज 0, ag ले लीजिए। भाई मोशन अपवर्ड्स नहीं हो रहा तो मैं डाउनवर्ड्स पॉजिटिव ले रहा हूं, टेकिंग g एज पॉजिटिव। तो आपका v आ गया इज इक्वल टू gt। तो अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दूं, या मान लीजिए मैं अभी तो मैंने कोई इक्वेशन यूज करी नहीं, इसे मैं 1 ले लेता हूं, इसे मैं 2 ले लेता हूं, इसे मैं 3 कह देता हूं, इसे मैं 4 कह देता हूं। 4 को अगर मैं 3 में रख दूं
So your P will be M into GT. That is equation number 5. ये बताइए मुझे इसमें परेशानी कोई? 5 तक Yes, मुझे sir. बताइए। ये फिर से बताएगा सर, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। दोबारा बताइए दोबारा। सर ये इक्वेशन कहाँ से आई? v = u + at सर। अच्छा, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन है। कौन बोल रहा है? आतिफ? सर दानिश। दानिश यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन 3rd चैप्टर में पढ़ा था ना, 3 इक्वेशंस, v is u plus at, s is ut plus half at square, याद आया? यस सर। फ्री फॉल है, फ्री फॉल में इक्वेशंस आप यूज कर सकते हैं। तो मैं चैप्टर नंबर 3 यूज कर, u0 a is g, तो v आ गया आपका gt, p आ गया आपका, p क्या था? mv था, v की जगह आपने gt रख दिया, mgt हो गया। अब इसके बाद सर, आप, हाँ जी जी, सर हमने तो एक्सीलरेशन हर टाइम -g लेते थे। नहीं, हमने 2 टाइम प्लस लिया इसको। जब भी अगर जैसे अगर आपको याद हो प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, उसमें जब बॉडी सिर्फ नीचे जाती थी तो डाउनवर्ड्स हम पॉजिटिव लेते थे। अगर देखो ये Yes, sir. कन्वेंशन है, अगर आप यहाँ नेगेटिव लेना चाहते हो ना तो आपको इसे भी तो नेगेटिव लेना होगा, सब नेगेटिव एक साइन आ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बताइए मुझे इसमें डाउट्स। सर एक बार फिर से बता दीजिए, आर परपेंडिकुलर हमने डी क्यों लिया? देखिए, आर परपेंडिकुलर क्या होता है? ये बॉडी को जब ड्रॉप किया तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, है ना? तो यस ये, और यही डायरेक्शन मोमेंटम का होगा, जहाँ यस सर। वेलोसिटी वहाँ मोमेंटम। तो ये वो लाइन है जिस लाइन के अलोंग मोमेंटम एक्ट कर रहा है। ये ओरिजिन है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो अगर मैं ओरिजिन से इस लाइन तक एक नॉर्मल ड्रॉप करता हूँ तो ये डिस्टेंस तो डी होगा जो आपको दिया है उसने, इसलिए। यस सर, आगे सर। और अगर आपके ना समझ में आया ना तो आर्ग्यू किया करो, 2-3 बार डिस्कस किया करो। कभी कभी ऐसा होता है भाई मैं नहीं समझ पाया आपका क्वेश्चन, नहीं समझा पाया मैं एक बार में, तो आप दोबारा पूछिए। वो वाला यस ना हो कि नहीं भी समझ में आया तब भी यस सर आगे बढ़ जाए, परेशान करेगी वो चीज आगे, इस चैप्टर तक परेशान करेगी। इसके बाद जो शुरू होगा ना वो एप्लीकेशंस हैं। आज तक जो आप पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स हैं, इसके फौरन बाद जब मैं रोटेट ग्रेविटेशन फ्लूइड स्टार्ट करूंगा वो एप्लीकेशन है। वो तो मैं बहुत तेजी से करा के निकल जाऊंगा कि वहां फंडामेंटल्स बनते नहीं है, ये फंडामेंटल्स हैं जो यूज होते हैं। ये बताइए मुझे, ये आया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. अब एक काम करते हैं, 5 को 1 में रख, 5 और ये देखो 2 और 5 को 1 में रख, जगह नहीं मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं आ जाऊंगा पीछे वाली स्लाइड पर, 2 और 5 को 1 में रख देता हूँ। तो अगर इसे मैं 1 में रख दूं तो देखो L था, ये था ना R परपेंडिकुलर, D है, P mgt, तो ये आ गया D mgt। अच्छा, अब आप में से अगर कोई कहे भाई सेकंड लॉ लगा के जरा टॉर्क कैलकुलेट करो, टॉर्क ऐसे भी तो आ सकती है dl/dt, वेरीफाई करके देखते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं d/dt of L। उसने कहा नहीं है ये, लेकिन एक बार करके देखते हैं, जब पढ़ा है फॉर्मूला तो हर जगह यूज तो होना चाहिए। m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, l को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। t का t की रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव, अच्छा एक d और छोड़ दिया, d mgt इंटू एक d और था, तो एक d और चला जाएगा, तो आ गया d अलग हो गया, m अलग हो गया, g अलग हो गया। t का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो देखो यहाँ से भी टॉर्क आ गई इतनी dmg, और ये भी देखो टॉर्क कितनी थी पहले भी जो हमने कैलकुलेट की थी, d। तो आपके पास चॉइस है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम निकालिए, उसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, और जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे टॉर्क आ जाएगी। अब डाउट्स बताना शुरू कीजिए मुझे इस नेक्स्ट स्लाइड में। अब्दुल्ला, दानिश। सर DMGT में D कांस्टेंट है, तभी वो डिफरेंशिएशन बाहर आ गया। d डिस्टेंस है, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस विल रिमेन फिक्स्ड, बॉडी नीचे जा रही है। चलिए भाई इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर बैक कर दिए सर। हाँ, इतना लिखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर इसके जो आगे के जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या एप्लीकेशन बेस्ड हैं?
हाँ जी, भाई रब करूँ इसको, मैं आगे बढ़े? सर नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। यस रशाद, सारे चैप्टर्स एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब जो एप्लीकेशन बेस्ड इन द सेंस जो आपने पढ़ा है वो सब आप यूज करोगे, फाउंडेशंस आपकी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए फर्स्ट बुक में बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ता है। सेकंड बुक सिलेबस है काफी, लेकिन बहुत तेजी से कराया जा सकता है। तो मैं ऐसे ही कराता हूँ, फर्स्ट बुक में बहुत टाइम देता हूँ, सेकंड बुक थोड़ा तेजी से कराता हूँ। भाई लिखा आप लोगों ने? यस सर। यस सर, लिख लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, इसको देखो जरा आप लोगों से होता है क्या। इसे मैं नहीं करूंगा, इससे पहले आप करेंगे, नहीं होगा तो फिर मैं करूँगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, उसे हम यूज कर सकते हैं। यहाँ अपने सेंटर है, जैसे सेंटर सी, एक पार्टिकल है मास m का, ये v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r, मास is n, it's revolving in a circle of radius r। आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। A particle of mass m is revolving with velocity v in circle of radius r। Calculate its angular momentum। आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। चलो भाई, गुड, आसिया का आंसर सही है। चलो इसको भी मैं कर दूं सॉल्व। भाई एंगुलर मोमेंटम को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, r क्रॉस p। आप इसे लिख सकते हैं, इट्स r p साइन थीटा। तो देखिए, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन मोमेंटम होगा। तो अगर ये r का डायरेक्शन है और ये p का डायरेक्शन है, तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और p वेलोसिटी टेंजेंशियल है, रेडियस और टैंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये यहाँ थीटा तो 90 डिग्री हो गया। मोमेंटम आप लिख दीजिए, मोमेंटम mv होता है। तो जब आप वैल्यूज रखेंगे तो L आ जाएगा RMV। तो इसे हम कई जगह यूज करेंगे। कहीं भी अगर एक पार्टिकल, एक प्लैनेट है, मान लो ग्रेविटेशन जब हम पढ़ेंगे, एक प्लैनेट है जो r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो उस प्लैनेट पे, प्लैनेट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, दैट एंगुलर मोमेंटम वुड बी RMV एंगुलर मोमेंटम होता है। भाई बताइए, क्लियर है ना? यस सर। यस सर। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बताएं। आप इतना लिख लो तो बताओ मुझे इसको रखो। था कि आप टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, या इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी से पहले प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है।
प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट सिर्फ ये कहता है भाई एक बॉडी है जिसपे कई टॉर्क एक्ट कर रही है और बॉडी रोटेट नहीं करती, तो इसका क्या मतलब है, जितनी टॉर्क क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है उतनी ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट सिंपली ये कहता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये भी तो हो सकता है कि टॉर्क 0 हो गई। अब दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं और इक्वल है तो नेट कितनी होगी? ये सब 0 ही होगी। कई टॉर्क एक्ट कर रही है, ऐसे नहीं है कि बॉडी पर टॉर्क एक्ट नहीं कर रही, एक्ट कर रही है, आपको दिखेगा कि टॉर्क एक्ट कर रही है बट बॉडी रोटेट नहीं कर रही। तो अगर बॉडी रोटेट नहीं कर रही दैट मींस योर बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। If body is in rotational equilibrium then clockwise torque is equal to anti-clockwise torque. Clockwise torque is equal to anti-clockwise torque. इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट is equal to anti-clockwise torque. तो अगर आप कहते हैं कि एक बॉडी है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि क्लॉकवाइज जो टॉर्क एक्ट करेगी और एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क एक्ट करेगी वो दोनों टॉर्क इक्वल। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के बाद में एक साइन कन्वेंशन हम यहाँ यूज करते हैं कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उस क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लेते हैं। रीजन सिर्फ ये कि जब टॉर्क क्लॉकवाइज एक्ट करती है तो एक्सिस का डायरेक्शन इनवर्ड्स जाता है। अगर आपको याद हो कल हमने क्लॉकवाइज वाला देखा था, राइट हैंड थंब रूल लगाया था, थंब इनवर्ड्स जा रहा क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर कहीं टॉर्क एक्ट कर रही है विच इज एंटी क्लॉकवाइज तो उसे हम पॉजिटिव लें। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। सिंपल सा ये इतना सा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है कि क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होगी अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसमें मुझे डाउट बताइए, नहीं है तो लिख लीजिए। सेकंड वाला पॉइंट क्या लिखा है आपने, जरा दोबारा बता दीजिए। क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव है। अगर बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो जो टॉर्क होगी उसे नेगेटिव लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज कोई टॉर्क रोटेट करने की कोशिश कर रही है उसे पॉजिटिव। सो ये फिक्स्ड है ना याद करने के लिए? सर रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब कि बॉडी रोटेट नहीं कर रही। अगर आप फैन ले लें और फैन जैसे पेन है, मैं इस पेन पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ से टॉर्क लगा रहा हूँ, ये पेन रोटेट नहीं कर रहा, तो आप कह सकते हो ये पेन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रोटेट नहीं कर रहा। ओके सर। सही है दोनों। सर ये दोनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और इक्वल कैसे है? अगर ये इक्वल हैं तभी, मान लीजिए एक बॉडी है ना, एक टॉर्क इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की कोशिश कर, जैसे पेन लिया मैंने, मैं एक हाथ से टॉर्क लगा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे हाथ से टॉर्क लगा रहा हूँ क्लॉकवाइज और मैं कहता हूँ ये घूम नहीं रहा, इसका क्या मतलब है? सर 0 है सर, अपोजिट है तो 0 हो गया सर, नेट फोर्स। नेट 0 हो गया। नेट 0 कब हो सकता है? अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी भी कितनी होनी चाहिए? -2। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर क्लॉकवाइज है तो उसको नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे ताकि सम 0 हो जाए। नहीं साजिद, इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड्स इक्वल है ताकि जब तुम ऐड करो ना, एक को पॉजिटिवली एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज को नेगेटिवली ऐड किया तो 0 हो गया। और बताइए मुझे इसमें और क्या इश्यूज हैं? शाइस्ता, रमशा, स्वालिहा। सर जो इसे बॉडी हमारी रोटेट नहीं कर पा रही उसका मतलब क्लॉकवाइज जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर है। बिल्कुल। हिमांशु, नहीं स्वालिहा, रैंडमली नेगेटिव नहीं हो सकता। जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगी वो नेगेटिव होगी, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे पॉजिटिव। ये स्ट्रिक्ट कन्वेंशन है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। अब कोई डाउट नहीं रहा किसी का, सब हो गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वहां से और न्यूमेरिकल्स हम यूज करें।
So the next is equilibrium of rigid body. Next is equilibrium of rigid body. So equilibrium हमने laws of motion में भी पढ़ा था. लॉस ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी दैट नेट फोर्स इज जीरो. So body is in equilibrium, that means net force acting on the body is zero. बट जब मैं रिजिड बॉडी लेता हूँ, रिजिड बॉडी मीन्स ऐसी बॉडी जिसका डेफिनेट शेप और साइज है, तो वो बॉडी ट्रांसलेट भी कर सकती है, आगे भी मूव कर सकती है, पीछे भी जा सकती है, और वो बॉडी रोटेट भी कर सकती है. तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स उसमें ना तो ट्रांसलेशन हो सकता है, ना उस रिजिड बॉडी में रोटेशन हो सकता है. उसे आप कहेंगे दैट्स इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी. तो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी में rigid body will have, अगर इक्विलिब्रियम में है, both translation means आगे पीछे नहीं जा सकती, कहीं नहीं खिसक सकती. ट्रांसलेशन, जैसे आपका फैन है ना, फैन अपनी जगह फिक्स्ड है, फैन इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. अब आप स्विच ऑन करो या ना करो, आपने स्विच ऑन नहीं किया तो वो रुका हुआ है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में. आपने ऑन कर दिया, उसने रोटेट करना शुरू कर दिया, अब भी वो आगे पीछे नहीं जा रहा, वो अब भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में. लाइक ये पेन रेस्ट में है, अब भी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम. मैं इसे रोटेट कर रहा हूं, आगे पीछे नहीं जा रहा कहीं, अब भी ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. सवाल है असर फोर्स लगेगा तो आगे पीछे तो होगी. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब तुम्हारा जो फैन है वाले, वो क्या पूरे रूम में घूम घूम कर हवा देता है, या एक जगह रेस्ट में रहता है, एक जगह रहता है अपनी जगह, एक ही जगह रोटेट कर रहा है, एक ही जगह रेस्ट में ना, तो उसमें ट्रांसलेशन नहीं है. अब वो देखें, उसको कहेंगे आप ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम. अब क्या कंडीशंस होंगी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की, वो हम डिस्कस करते हैं. सर जैसे वो वाले जो फैंस होते हैं जो एक फिक्स पाथ पे घूमते रहते इधर से उधर, उनका क्या है? उनमें दोनों मोशन है, वो इक्विलिब्रियम नहीं, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम नहीं. तो अगर रिजिड बॉडी में मैं कह रहा हूं इक्विलिब्रियम है, दैट मींस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल भी. ना वो ट्रांसलेट कर पा रहा है, ना वो रोटेट कर पा रहा है. तो फैन का स्विच ऑफ कर दीजिए, जब फैन रुक जाएगा, ना ट्रांसलेट कर रहा है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी, रोटेट भी नहीं कर रहा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी. आप कहोगे आपका फैन इक्विलिब्रियम है. लेकिन आपने स्विच ऑन कर दिया, वो घूम रहा है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है अभी. अब जब मैं कहता हूं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अब दोनों इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस अलग अलग है. अगर मैं आपसे कह रहा हूं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दैट मींस नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो. आपकी बॉडी पर कई फोर्सेस काम कर रही हैं, बट वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, नेट फोर्स इज जीरो. इसे आप कहोगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. इसी तरह से अगर मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम ले लूं, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में तो ट्रांसलेशन में भी है, रोटेशन में भी है. रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट टॉर्क ऑन द बॉडी जीरो. तो जब आप कहोगे रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, नेट फोर्स भी जीरो हो और नेट टॉर्क भी जीरो, तभी आपके रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो. जी मुबशिरा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होगी, अभी तो नेट जीरो आएगी. हाँ सवाल है, अब बताइए मुझे, अब डाउट्स बताना शुरू कीजिए. तो जैसे मैंने कहा रोटेट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, आपका फैन ट्रांसलेशन में मींस नेट फोर्स ऑन द फैन इज जीरो, बट टॉर्क क्या कर रही है. सर जब फैन चल रहा होता है तो उसमें ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम जीरो होता है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम कुछ वैल्यू होती है उसकी, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी इज नॉन जीरो. देखिए एक तो ना सुनिए जरा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर आपने कह दिया दैट मींस नेट फोर्स इज जीरो. आपने रोटेशनल इक्विलिब्रियम जैसे ही कह दिया नेट टॉर्क इज जीरो. तो आप ऐसे कहिए कि आपका जो फैन है
उस पे नेट फोर्स 0 है तो वो फैन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। उसमें कुछ टॉर्क एक्ट कर रही है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। तो आप ये इतना आया? हाँ यस सर, ओके ओके ओके। इक्विलिब्रियम बट नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन वो फैन इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम तब होगा जब ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा दोनों। अगर कोई दोनों का होना जरूरी है ना। अगर कोई एक है तो आप लिखेंगे वही वाला इक्विलिब्रियम। जैसे फैन में आप लिखेंगे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। कोई चीज है जो रोटेट नहीं कर रही सिर्फ, तो आप कहेंगे रोटेशन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आप तब कहेंगे रिजिड बॉडी के लिए जब दोनों हो जाए, ट्रांसलेशन भी और रोटेशन। और बताइए, मुझे डाउट्स बताइए इसमें। सर हाँ। सर मतलब ट्रांसलेशन मोशन का कॉज होता है नेट फोर्स, तो वो 0 होना चाहिए, और रोटेशनल का कॉज टॉर्क होता है तो वो 0 होना चाहिए। बिल्कुल ओके सर। सर अगर दोनों 0 तो बॉडी तो रेस्ट में होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, यही मतलब सर है। लेकिन जब भी फैन ऑन होगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम वो होगा ना, नॉन जीरो। फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, है ना। टॉर्क नॉन जीरो होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। तो सर ये फैन ऑफ वाले पे अप्लाई हो रहा है? दोबारा क्या सवाल है? सर ये चीज फैन ऑफ वाले पे अप्लाई है क्या? बिल्कुल, जब फैन ऑफ है तब आपका फैन ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों में, तब आप कहोगे कि फैन इज इन इक्विलिब्रियम। ओके सर, आगे बढ़े। अब इसके बाद स्ट्रेट न्यूमेरिकल्स है। 3 न्यूमेरिकल्स हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं सेटअप कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स पर आ रहा हूँ। तो शुरू के 2 न्यूमेरिकल्स तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं। सर 1 मिनट वो वाली स्लाइड लगा दी। तो सर अगर कोई भी बॉडी मतलब रेस्ट पे है तो सर वो इक्विलिब्रियम में होगी? बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होगी। हम भी इक्विलिब्रियम में है सर। जी दोबारा सर मतलब ह्यूमन बॉडी भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, दोनों तरफ टॉर्क अगर इक्वल अप्लाई हो रहा है। डिपेंड करता है। अगर हम बैठे हुए हैं ना तो हम इक्विलिब्रियम में। अब हम चलना शुरू कर दें तो क्या ट्रांसलेशन होगा सामने? यस सर। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। हम घूमना शुरू कर दें तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके सर। मैं इसको रब करूंगा। यस सर फैन तो हमेशा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ही होता है। बिल्कुल हमेशा। लेकिन अगर आप स्विच ऑफ कर दें तो रोटेशन भी आ जाएगा। यस सर, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं आएगा कभी भी। हाँ ट्रांसलेशन कभी नहीं आएगा बिल्कुल। अनलेस एंड अनटिल टूट जाए, वो नीचे गिर जाए, तब तक ट्रांसलेशन नहीं आएगा। So you have a metal bar, centimeter long, and 4 kg in mass is supported on 2 knife edges placed 10 centimeter from each end. A 6 kg weight is suspended at 30 centimeter from one end. Find reaction of knife edges. तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको। मेटल बार दे दिया एक, मेटल बार। मेटल बार की कुछ लेंथ दी हुई है। द लेंथ ऑफ द मेटल बार इज 70 सेंटीमीटर। सत्तर सेंटीमीटर का ये मेटल बार। इसका मास 4 kg है। तो देखो मेटल बार का जो वेट होगा ना वो उसके सेंटर पर होगा बिल्कुल।
इसको सेंटर ऑफ, जिसको आप सेंटर ऑफ मास कहते हैं, जब आप वेट लगा देते हैं तो इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह देते हैं। मेटल बार है और इसको मैं कहूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां सारा वेट कॉन्सेंट्रेटेड। तो इस मेटल बार का जो वेट है 5 kg, वो यहाँ एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो वरना परेशानी आएगी, अगर मैं पॉइंट मास देता हूं तो तुम्हें पता है वेट यहाँ एक्ट करेगा, लेकिन इतनी बड़ी रॉड दे दी, 5 kg का मास है, वेट कहाँ एक्ट कर रहा होगा, यहाँ एक्ट करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा। तो वेट किसी एक पॉइंट पर लगता है जिसे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो यहाँ पर वेट एक्ट कर रहा है विच इज 5G। तो ये वेट एक्ट कर रहा है 4 kg है 4 है ना? वो। अच्छा 4 दिया हुआ है, 4 kg, 4 kg का वेट एक्ट कर रहा है। पूरी अब बॉडी का मास है ना वो तो सेंटर हाँ, पे। पूरी बॉडी का मास 4 kg। अब यहाँ ना 2 नाइफ एजेस लगा दिया, 2 पॉइंटेड एंड्स लगा दिए इसने यहाँ पर, एक ये रहा और एक ये रहा, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। तो ये वाला डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है और ये वाला डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर पे लगे हुए नाइफ एजेस। अब आपको और एक चीज काम और करा, 6 kg वेट इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो मान लो पहले एंड से कुछ 30 सेंटीमीटर पर यहाँ पर एक 6 kg का वेट और लगा दिया, यहाँ एक रख दिया 6 kg की बॉडी, तो उसका वेट भी नीचे एक्ट कर रहा होगा 6G, और इसे मैं लिखता हूँ 4G, डायरेक्ट वेट लिखता हूँ, मास लिखने से क्या 4G। और ये डिस्टेंस भी उसने आपको दिया हुआ है, दिस इज 30 सेंटीमीटर, दिस इज 30 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर पर, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। और कलर चेंज करता है, ये वाला भी जो डिस्टेंस होगा दैट इज 35 सेंटीमीटर। यहाँ तक बताइए मुझे, सिस्टम समझ में आया? फिर देखेंगे कैलकुलेट क्या करना है, पहले तो सिस्टम समझ लो। रॉड है 70 सेंटीमीटर की, वेट सेंटर ऑफ रॉड पे एक्ट कर रहा होगा 4G। एंड से इस जो नाइफ एजेस हैं इनका सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 6 kg का एक मास रखा है, तो वेट एक्ट कर रहा होगा 6G। ये सिस्टम। यहाँ मुझे बताइए क्वेश्चन गिवन है, इसमें कोई परेशानी है? फिर सॉल्व करना स्टार्ट करें। नो सर। अब आपसे वो पूछ रहा है रिएक्शन ऑफ द नाइफ एज। देखो नाइफ एज और इसमें रॉड में कांटेक्ट है, मुझे बताओगे कोई कांटेक्ट फोर्स का नाम याद है जो वो इसमें लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर ना ये दोनों नाइफ एजेस नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेंगे। तो एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ एक्ट कर रहा होगा N1, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ एक्ट कर रहा होगा N2। ये दो नॉर्मल रिएक्शंस एक्ट कर रहे हैं। ये रोटेट नहीं कर रहा, मतलब ये मूव नहीं कर रहा। तो उसमें बताओगे कितने तरह की इक्विलिब्रियम्स होंगे? ठीक है आसिया, इसमें कितनी तरह की इक्विलिब्रियम्स होंगे? दोनों। दो तरह की। दो तरह की। कौन कौन सी इक्विलिब्रियम होंगे? रोटेशनल, ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल, दोनों इक्विलिब्रियम्स होंगे। आप लिखते रहिएगा, बाद में मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जरा सा सॉल्व करना शुरू करता हूं। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, मैं पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यहां लिखना शुरू करता हूं। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो देखिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जितनी फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है उतनी नीचे एक्ट करेगी। ऊपर क्या एक्ट कर रहा है N1 N2, नीचे क्या एक्ट कर रहा है 6G 4G। तो तुम लिख सकते हो N1, भाई इक्विलिब्रियम तो तभी होगा ना जब नेट फोर्स 0। या तुम एक काम करो, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लो चाहो तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा अगर तुम ऐड करना चाहते हो फोर्सेस को। N1 plus N2 minus 6G minus 4G is equal to 0। ये अल्टीमेटली राइट में ही जाएगा। तो मैं इसीलिए कह रहा था इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लो, ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स इक्वल। तो N1 plus N2 हो गया 10G। पहले समझ लो क्वेश्चन पूरा, फिर लिखते रहना, मैं स्लाइड्स पीछे कर दूंगा। 10 into 10, N1 plus N2 is 100, that's my first equation। मुझे फर्स्ट इक्वेशन तक डाउट्स बताइए, किसी का कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। अब हमें लेना है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए एक्सिस,
हाँ स्वालिया देखो, तुम्हें एक रॉड दी है डायग्राम में, एक रॉड ले ली हमने, रॉड का लेंथ दी है 70 ले ली। स्वालिया मुझे बताओगी ना अगर इसमें एक डायग्राम में कहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं ज्यादा बेटर समझा पाऊंगा, क्योंकि ये जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उनका सबसे सिंपल क्वेश्चन है। स्वालिया है क्लास में? लॉग आउट कर गई। हाँ है। हाँ स्वालिया मुझे बताओ डायग्राम में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? क्या हो गया? अब इसके बाद आपको चाहिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब आपको चाहिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो देखिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, नेट टॉर्क इज 0। भाई देखिए सवाल है, डायग्राम में सिर्फ ये एक रॉड दी हुई है, 70 सेंटीमीटर की रॉड है, मास ऑफ द रॉड इज 4 kg, सो द वेट इज 4g, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, दैट्स 4g। दोनों एंड से 10-10 सेंटीमीटर पर आपने दो नाइफ एजेस रख दिए, नाइफ एजेस नॉर्मली एक्शन ऑफर कर रहे हैं N1 और N2, एक तरफ 10 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ से फिर से 10 सेंटीमीटर, सेंटर पर वेट एक्ट कर रहा है 4g, और फिर उससे 30 सेंटीमीटर एक एंड से एक बॉडी और रख दी 6 kg की, तो वेट 6g। नाइफ एजेस नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट करेंगे, वो आपसे कहता है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा, जितनी फोर्स ऊपर उतनी नीचे। तो मैंने ऊपर वाला पॉजिटिव ले लिया N1 + N2, नीचे वाले वेट नेगेटिव हो गए, तो 100g आया। हाँ जी स्वालिया बताइए, हुआ ये? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब जब आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेंगे ना, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भाई ये न्यूमेरिकल अगर बिगड़ा तो अगला जरूर बिगड़ेगा, नेट टॉर्क 0। अब जब आप टॉर्क लेते हैं, भाई टॉर्क कहीं भी ले सकते हैं, किसी एक्सेस को चूज करना पड़ता है, तो चूज करना पड़ता है। एक्सेस को चूज करना पड़ता है। अब यहाँ तुम्हारी मर्जी है, तुम एक्सेस कहीं से भी ले लो, इस एंड से ले लो, इस एंड से ले लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, कहीं से ले लो। तो मेरा एक सजेशन है, आप जहां से एक्सेस लोगे ना, उस पॉइंट से पास होने वाली फोर्स की टॉर्क 0 हो जाती है। अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको कराया था कि ये रॉड ली थी, मैंने फोर्स ऐसे अप्लाई की थी, मैंने कहा था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस को पास कर रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर एक्सिस को पास कर जाए तो टॉर्क 0 हो जाती है। ये याद है सबको कल का? यस सर। यस यस सर। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस को पास करती है तो उस फोर्स की वजह से टॉर्क 0 हो जाएगी। अगर मैं एक्सिस कहता हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है, तो मुझे बता सकते हो किस फोर्स की वजह से टॉर्क 0 होगी? अगर मैं कह रहा हूं एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी G से पास हो रहा है, तो किस फोर्स की वजह से टॉर्क 0 होगी, बताओगे? तो जी ग्रेविटी की वजह से। ना 4G। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या पास हो रहा है? 4G। तो अगर मैं एक्सिस लेता हूं यहां से पास हो रहा है, तो 4G की वजह से टॉर्क 0 होगी, बाकी सबकी कैलकुलेट करनी होगी। तो मैं एक्सिस आपसे कह रहा हूं, एक्सिस मान लीजिए यहां से G से पास हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना। कल जैसे मैंने आपको टॉर्क कैलकुलेट करना सिखाया था, वो मेथड यूज करना होगा सारी फोर्सेस के लिए। N1 की वजह से भी इसके अबाउट टॉर्क लोगे, 6G की वजह से भी टॉर्क लोगे, 4G की वजह से टॉर्क कितनी होगी? 0 N2 की वजह से भी टॉर्क लोगे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी लोगे, और ये भी डिसाइड करोगे कि कौन सी टॉर्क क्लॉकवाइज है और कौन सी एंटी क्लॉकवाइज है। तो पहले तो हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। तो टॉर्क होता है R परपेंडिकुलर इनटू F। पहले मैं आता हूं इस, यहां से लेफ्ट से चलते हैं, पहली फोर्स N1 और एक्सिस के बीच का सेपरेशन चाहिए, कोई बता सकता है मुझे कितना होगा? बड़ा टफ है ना? R परपेंडिकुलर। 25। लेंथ बताओ कितनी होगी? 25। 25 देखो ये 10 है, ये पूरा 35 था, निकाल दो कितना आ गया? 20। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। इसी तरह से दूसरी फोर्स, ये वाला कोई डिस्टेंस बता सकता है मुझे कितना होगा? 5। 5 है। देखो यहां से यहां 35, 30 निकल गया, बच गया 5।
ये बता दो ये कितना है। 25। 25। तो हर फोर्स की वजह से मैं टॉर्क निकालता हूँ। तो पहले मैं फोर्स ले रहा हूँ N1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है N1 का एक्सिस से? 25। 25। मीटर में कन्वर्ट कर दो इसे। 0.25। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मैं G के अबाउट ले रहा हूँ, सारी टॉर्क G के अबाउट। अब ये प्लस माइनस में लिख रहा हूँ दोनों चीजें, वो देखेंगे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, वो अगली बात का स्टेप होगा। अब आ जाओ 6G फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? So 5 5 5 0.5 5 है ना, 100 से डिवाइड करोगे तो 0.05 0.05 प्लस माइनस। आ जाओ तीसरे पे आ जाओ, 4G बताओ। 4G की वजह से आर परपेंडिकुलर कितना है? 0 0 सर ये प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं? बच्चे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करना है ना, तो भी बाद में चेक करेंगे। अब ये बताओ मुझे N2 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर। 25 N2 into 0.25 is equal to 0। हाँ जी, इतना हुआ। यस सर। यस सर। अब आपको करना ये है कि N1 6G 4G 0.25। अब आपको डिसाइड करना है कौन सी टॉर्क क्लॉकवाइज है कौन सी एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ। देखो, जहां एक्सिस है ना वहां मान लो कि रॉड यहाँ फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है रॉड, रॉड यहाँ पर फिक्स्ड है, हिल ही नहीं सकती यहाँ से। अब जब तुम ये टॉर्क ऊपर अप्लाई करोगे, ये फोर्स ऊपर अप्लाई करोगे, तो बताओ ये रॉड ऐसी तो रोटेट कर जाएगी इस फोर्स की वजह से, इस तरह से। यस सर, क्लॉकवाइज। कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का N1 की वजह से टॉर्क कैसे एक्ट कर रही है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन कैसा होता है? सर नेगेटिव होता है। तो ये जो पहली वाली टॉर्क है ये कैसी होगी एक्चुअल में? नेगेटिव। ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। और कोई मेथड नहीं, एक मेथड और है R क्रॉस F वाला, वो टफ पड़ जाएगा, ये आसान है सबसे। यहाँ जाओ 6G, इसके लिए डिसाइड करते हैं। यहाँ फिक्स्ड है, 6G ऐसी तो घुमाएगा एंटी क्लॉक कैसे? एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है भाई? पॉजिटिव। चलो एक बात देखो, 4G सर वो N2 पिछला वाला देखो। समझ नहीं आया कौन सा वाला? सर। N1 या 6G वाला 6G। 6G ये यहाँ फिक्स्ड है ना, तुम नीचे से खींच रहे हो तो रॉड कैसे रोटेट करेगी? ऐसी तो रोटेट कर जाएगी। ये देखो पेन, देखो ये मेरे हाथ में जो पेन है ये यहाँ फिक्स्ड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फिक्स कर दिया। मैं नीचे से खींच रहा हूँ, ऐसी तो रोटेट होगा? हाथ में रखो, एक हाथ में पेन रखो और बिल्कुल सेंटर पर फिक्स कर दो, दूसरे हाथ से नीचे खींचो और देखो तुम्हारा पेन कैसे रोटेट कर रहा है। हाँ भाई बताओ कैसे रोटेट सर तो फिर वो अपोजिट साइड रोटेट करेगी ना? हाँ तो देखो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, पूरे पेन का रोटेशन देखो, रोटेशन तो एक ही तरह से होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। दोबारा देख लो अगर किसी को परेशानी ना, N1 का भी बता देता है। ये पेन लिया मैंने, इसको यहाँ फिक्स कर दिया, एक फोर्स अप्लाई करी मैंने ऊपर, ये पेन ऐसे रोटेट कर गया। रखो जरा अपने हाथ में पेन रखो और ऐसे घुमा के देखो कैसा था रोटेशन। सर पेन हमें तो राइट हैंड में लेना होगा ना? कहीं ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं ले लो, दोनों हाथ में रख के देख लो, फोर्स ऊपर लगा के देख लो। लेकिन लगाना लेफ्ट हैंड पर ऐसा ना करना कि राइट हैंड पे लगा दो, जिस हैंड पर मैं लगा रहा हूँ फोर्स उसी हैंड पे लगाना। भाई दिख रहा है सबको क्लॉकवाइज ही N1? कोई ऐसा है जिसको ना दिख रहा हो तो अभी बता दो, वरना फिर परेशान रहोगे बहुत दिन तक, हफ्तों परेशान रहोगे आप। कोई परेशानी नहीं। अब बता दो N2 की वजह से कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। N2 ऐसे घुमा देगा, ऐसे रख दिया, N2 पर आकर ऐसे रख दो, तुम हाथ में ले लो और फोर्स ऊपर लगा दो राइट हैंड पर,
सबको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज? Yes. यस सर। एक बार ना एक काम करो, Yes, sir. पेन अपने हाथ में पेन रखो, सेंटर पे पकड़ो और ऊपर लगा दो फोर्स, और मुझे बता दो कि आ रहा है नहीं आ रहा। सर आ रहा है। Yes, sir. आ रहा फिर है। N1 का नहीं आ रहा मेरा। N1 नहीं आ रहा। तुम कहाँ लगा रही हो फोर्स? राइट एंड पर, लेफ्ट एंड पर? लेफ्ट एंड पर लगाओ ना, ऊपर लगाओ। यस आ गया सर, आ गया। क्लॉकवाइज आ रहा है नहीं आ रहा? यस आ गया। अब यहाँ से भी एक N1 N2 में इक्वेशन आ जाएगी, तो ये तो आया -N1 इंटू 0.25, 60 इंटू 0.05 कितना हो जाएगा? 60 इंटू 5 3 आ होता है जाएगा। 300, 3 आ जाएगा। तो मैं एक बार एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, कहीं कोई परेशान होता है। 0.05 ये तो खैर 0 ही है, प्लस N2 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 0। मैं दो काम कर रहा हूँ, एक तो मैं 0.25 को लिख दूं 1/4, और दूसरा काम इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 हो गया, इसे लिख दिया N2/4 इज इक्वल टू 0। सो आपको मिला, इसको सबको राइट में ले जाइए, तो यहाँ 3 छोड़ दिया आपने, N1/4 भी आप राइट में ले गए और माइनस N2/4 भी आप राइट में ले गए। सो ये आपने लिखा 12 is N1 minus N2, that is equation number 2। और एक इक्वेशन ये थी आपके पास, N1 plus N2 is 100। हम सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। तो ये है N1 plus N2 is 100 और ये है N1 minus N2 is 12। आप सॉल्व करिए, कैंसिल हो गया। 2N1 is 112, N1 is 56 आया, 56 न्यूटन। N1 की वैल्यू रख दो किसी में भी, इसे थर्ड क्या दो, थर्ड को चाहो तो आप 2 में रख दो, तो ये आ गया 12 is 56 minus N2। तो ये जो N2 आएगा, that's 56 minus 10, that's 46, it's 44 न्यूटन। ये वैल्यूज है। बताइए मुझे इसमें क्या डाउट है? कोई डाउट है किसी को इसमें? नो सर। तो बताएगा सर, आपने 6 into 10 क्यों करा सर वहाँ पे? जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू थी ना 9.8, उसे हम 10 लिया ना यहाँ पे। 10 लिया। और कोई डाउट किसी का? सर 4G into 0 करने की तो कोई जरूरत भी नहीं थी, तो वो क्यों किया आपने? मुझे दिखाना था सबको कि ये 0 है, इसलिए मैं इसकी टॉर्क ले रहा, वरना भी पीछे से कोई बोला एक फोर्स मिस हो गई। और कोई डाउट नहीं है ना? चलिए मैं लास्ट स्लाइड पर आ रहा हूँ, उसे लिख लीजिएगा, फिर इसे लिखिएगा, फिर एक न्यूमेरिकल और है, लिख लीजिए, लिखते जाइए और देखिए कहीं कोई डाउट, कहीं परेशानी, कहीं अटक रहे हो आप। इतना लिख लें तो मुझे बताइए, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। फिर लिखा आप लोगों ने? नेक्स्ट स्लाइड पर आऊं? यस सर। नो सर। अच्छा 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 अच्छा। सर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के लेक्चर तो होंगे ना? हाँ सारा है, मतलब पूरी इस बैच में तो सिलेबस खत्म हो गया, तो पूरा है। ओके सर। बस ये खत्म हो जाए, इसके बाद फिर हम थोड़ी क्लासेस भी बढ़ा देंगे और मैं थोड़ा सा तेज चल पाऊंगा। यहाँ तक तो बहुत हल्के हल्के समझाना होता है। इतनी फिजिक्स अगर आप सीख गए ना, तो उसके बाद आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं होती, आप खुद कर सकते हैं।
यहीं तक सिखाना सबसे मुश्किल काम होता है। अच्छा हो गया। चलिए देखो फिर एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। अलीना इस वीकेंड्स में मैं डिसाइड करूंगा, तो नेक्स्ट वीक बता दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है हमजा। भाई रब कर दूं मैं इसको? यस सर। चलिए। नो अच्छा अच्छा, लिखिए। डन सर। हिमांशु हो जाए इतना तो मुझे बताइएगा, तो नेक्स्ट पर आता है। अब हिमांशु आप अपनी बैच में क्यों नहीं आ रहे? आप मंडे क्लास में नहीं थे, आप सैटरडे भी शायद नहीं थे। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अच्छा फीवर था, अब सही है आप? A 3-meter long ladder weighing 20 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on the floor. One meter from the wall. As shown in figure. Find reaction forces of wall on floor. तो देखिए आपको ये ग्राउंड है, ग्राउंड और ये वॉल है। सो ये है ग्राउंड और ये है वॉल।
सो दिस इज वॉल और ये है फ्लोर। तो इस फ्लोर पर आपने ऐसे करके एक लैडर रखी हुई है। तो ये जो वॉल गिवन है आपको, दिस वॉल इज स्मूथ, ये स्मूथ वॉल। बट देखिए फ्लोर स्मूथ नहीं हो सकता, फ्लोर तो रफ होगा, रफ नहीं होगा तो ये तो फिसल जाएगी। तो कह रहा है वॉल जो भी इसमें फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो फोर्सेस बताइए। तो देखिए ये वॉल इस लैडर के ऊपर, दिस इज लैडर, इस लैडर पर एक नॉर्मली एक्शन एग्जर्ट कर रहा होगा N1। ऐसे ही ये जो फ्लोर है ये लैडर पर एक नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट कर रहा होगा विच इज N2। इसके साथ साथ लैडर की टेंडेंसी होगी कि लैडर यहां स्लाइड कर दे, तो इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा F। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लैडर का बिल्कुल लैडर के सेंटर पर होगा, तो डाउनवर्ड्स लैडर का वेट एक्ट कर रहा होगा। 20 kg मास है लैडर का, तो वेट होगा 20 g। आपको जो डायमेंशंस दी हुई हैं, देखिए आपको ये गिवन है, ये पूरी लैडर की लेंथ गिवन है और आपको ये वाली डायमेंशन दी हुई है, इतना दिया। लेंथ ऑफ द लैडर आपको गिवन है 3 मीटर, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है फ्लोर 1 मीटर। इसकी जरूरत पड़ेगी, इतने डिस्टेंस की आपको जरूरत पड़ेगी। कुछ नाम दे देते हैं, इसे मैं P कह देता हूं, इसे मैं Q कह देता हूं, इसे मैं R कह देता हूं। PR की QR की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये गिवन डायग्राम है, इसको लिख लीजिए फिर हम सॉल्व करते हैं साथ में। एटलीस्ट रफ स्केच बना लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब आप ड्रॉ कर लें तो मुझे प्लीज बताइए, फिर सॉल्व करते हैं। सर ये नीचे 1 मीटर कौन सी डिस्टेंस है? ये लैडर जहां फ्लोर को टच कर रही है वहां से लेकर वॉल तक का डिस्टेंस 1 मीटर। ओके सर। इतना लिखा आप लोगों ने, रब करूं इसे? यस सर। यस सर। जी सर। चलिए अब इसके बाद इसमें ना जरा इसको भी कैलकुलेट करके रख लेते हैं, मुझे ना RQ की जरूरत पड़ जाएगी। तो RQ के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं। दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज बेस, सो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इट्स √8, 2√2। इसे और लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड से इसे सॉल्व करना शुरू करो। भाई ये दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और ये न्यूमेरिकल्स पूरी तरह से ना इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी कैसे करें। आसिया ये कौन सी वैल्यू आई है? N1 इंटू अच्छा, चलिए इसको मैं रब कर नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूं। देखिए सर F आया ये। अच्छा फ्रिक्शन। यस अब सर। देखो यहाँ पर आपका सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी। बट देखिए फोर्स x के अलोंग भी एक्ट कर रही है, जैसे N1 x के अलोंग है, F भी x के अलोंग है, बट N2 y के अलोंग है, 20g y के अलोंग है।
तो इक्विलिब्रियम अलग अलग लेंगे, एक्स के लॉन्ग अलग लेंगे, वाई के लॉन्ग अलग लेंगे। सो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कैसे एक्ट कर रहा है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्यों होगा, है ना? सर क्यों है इधर? रॉड अपनी जगह रेस्ट में। जब आप ये कह रहे हो रॉड अपनी जगह रेस्ट में, तो आप ये कह रहे हो ना कहीं नहीं जा रही। यस सर। सर लेकिन वो तो पीछे जा रही है ना, मतलब फ्रिक्शनलेस फ्लोर है। अच्छा वॉल फ्रिक्शनलेस, ओके सॉरी। चलो, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आपको चाहिए एक्स एक्सिस के। तो देखिए एक्स के लॉन्ग क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही है, एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, एक नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा है, दोनों इक्वल और ऑपोजिट होने चाहिए। तो आप लिख सकते हैं N1 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। आप लिख सकते हो N1 जो होगा वो फ्रिक्शन के इक्वल आएगा। दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। ये आया समझ में? दो फोर्सेस है ना एक्स के लॉन्ग, एक N1 और एक F, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। Y के लॉन्ग देखो, एक N2 एक्ट कर रहा है और एक 20G एक्ट कर रहा है। इक्विलिब्रियम है मींस जितनी फोर्स ऊपर उतनी फोर्स नीचे। अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव लेता हूं तो नीचे वाला नेगेटिव लेना होगा। इक्वेशन क्या हो जाएगी, N2 ऊपर है पॉजिटिव, 20G नीचे है नेगेटिव। तो मुझे ऐसे लिखना होगा y एक्सिस के लॉन्ग N2 माइनस 20G इज इक्वल टू 0। N2 आ गया 20G, N2 आ गया 20 into 10, 200, N2 आ गया 200 मीटर। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बताइए, इक्वेशन नंबर 2 तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। चलिए, अब चाहिए हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए देखिए एक्सिस ढूंढना पड़ेगा। तो देखो हम एक्सिस बहुत ढंग से ढूंढेंगे। अगर मैं एक्सिस G से लेता हूं तो कौन सी फोर्स की टॉर्क 0 होगी, ये बताइए। 20G। लेकिन मैं कहता हूं एक्सिस P से पास हो रहा है, तो अब कौन सी फोर्स की टॉर्क 0 होगी? यहां से एक्सिस पास N2 N1 अच्छा N2, सिर्फ N2 या N2 और F दोनों? N2 भी यहां से पास हो रहा है, F भी यहां से पास हो रहा है, दोनों की टॉर्क 0 हो जाएगी। तो अगर आप बहुत काहिल इंसान हैं, लेजी हैं, तो आप कौन सा एक्सिस चूज करेंगे, G से या P से? जी P से लोगे तो एक फोर्स की टॉर्क 0 हो रही है, P से लोगे दो की 0 हो जाएगी, कैलकुलेशन बच जाएगी। समझ में आ रहा है इफेक्ट? जी सर। आंसर तो कहीं से आ जाएगा, G से, P से, R से ले लो, आंसर सबसे आ जाएगा। लेकिन हम सब F से 0 कैसे हुआ? भाई F क्या पास हो रहा है P से या नहीं हो रहा? देखो जरा, तो हो रहा है। जब भी फोर्स एक्सिस से पास होती है तो टॉर्क 0 होती है। जब आप एक्सिस G से ले तो 20G G से पास हो रहा है, टॉर्क 0। जब आप एक्सिस P पर ले रहे हैं तो N2 भी P से पास हो रहा है, F भी P से पास हो रहा है, टॉर्क 0। बताइए, ये आया ना? यस आ गया। जब आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेंगे तो दैट मींस नेट टॉर्क। अब मैं किसके अबाउट लूं, क्या कहा था तुम लोगों ने? P है ना, P के अबाउट। तो नेट टॉर्क 0 होनी चाहिए। चलो एक सर मतलब जहाँ पे ज्यादा फोर्सेस 0 हो रहे हैं वो वाला एक्सिस चूज करते हैं। मर्जी है, आप चाहो तो यहाँ कर लो, अगर तुम्हें ज्यादा मेहनत करना है तो कर सकते हो, लेकिन जहां से ज्यादा फोर्सेस पास हो रही हैं वहां से ले लोगे तो टाइम बच जाए। तो देखो P से लेकर Q तक क्या है, 1 मीटर था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेंटर पर होता है, आधा आधा कर देगा ऐसे, 0.5। तो N2 की वजह से टॉर्क कितनी होगी ये बता दो जरा सा मुझे। अबे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ N2 से। ये 1। सुनते नहीं हो तुम लोग। एक्सेस कहां से पास हो रहा है? हाँ भाई, सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका मतलब सुनने की ताकत बहुत अच्छी होनी चाहिए। शुड बी अ गुड लिसनर। ये P है ना, P से एक्सिस पास हो रहा है, N2 भी P से पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 ही तो होगा। एक बच्चे का आंसर आया था बस। चलो भाई दूसरा बताओ, फ्रिक्शन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0। अब ये क्या है, 20G। ये और यहाँ 20G के लिए डिस्टेंस कितना दिख रहा है? 0.5। तो ये परेशानी है यार, अभी ना ये प्लस माइनस देखना पड़ेगा।
20g into 0.5 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो कौन सी फोर्स बच गई अभी तक? N2 N2 जो लेगी। N1 N1 अब N1 के लिए जब लोगे ना तो देखो ये है डायरेक्शन N1 का, दिस इज N1। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है N1 और ये एक्सिस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किसके इक्वल है? QR के इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया। 2√2 आया ये समझ में? ये है ना N1 की लाइन, yes sir और ये तुम्हारा एक्सिस पास हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2√2 है। तो जब N1 के लिए लूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लिखोगे? 2√2 सही है। एक और बार बता दीजिए। देखिए ये है ना N1 की लाइन, ये वो लाइन है जिस लाइन के लॉन्ग N1 एक्ट कर रहा है, और ये आपका एक्सिस है। तो आपको एक्सिस और N1 के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, यही तो होगा। ये किसके इक्वल आएगा? QR हमने कैलकुलेट किया 2√2 मीटर। ओके सर। अब ये डिसाइड करना है तो कि कौन सी टॉर्क पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। यहाँ फिक्स करा हुआ है। ये बताओ ये कैसे रोटेट कराएगा, इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? ऐसी तो घुमाएगा। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो गया, देखना है क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज हो गया। देखो पेन लो, एक कॉर्नर पे, एक्सिस कहाँ है? कॉर्नर पर। कॉर्नर पे पकड़ना, बीच में से नहीं, कॉर्नर पर एक्सिस है। ये वेट नीचे काम कर रहा है, कैसा रोटेशन आ रहा है? सब करो इतना काम, पेन लो, कॉर्नर पे पकड़ लो, एक हाथ से, दूसरे हाथ से नीचे से खींचो। क्लॉकवाइज। यस सर, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशंस आर नेगेटिव। नेगेटिव। दूसरा देखो, ऐसे रखा और ऐसे अप्लाई कर दो, ये कैसे रोटेट कराएगा इस रॉड को? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी वैल्यू रखते हैं, ये सब तो 0 हो गया। -20 G10 था इंटू 0.5 प्लस N1 इंटू 2√2 is 0. So N1 2√2 is 5 into 20, that's 100. 100 ही होगा ना? हाँ। So देखिए N1 आ गया 100 by 2√2, N1 आ गया 50 by √2 न्यूटन। अब अगर ये N1 आ गया तो फ्रिक्शन आ जाएगा। यस सर। 3 को आप 1 में रख दीजिए, तो जब आप 3 को 1 में रखेंगे तो 50 by √2 is equal to फ्रिक्शन। तो F और N1 दोनों लिख लीजिए। ये क्लियर हुआ? चलिए लिख लीजिए सर। ये था आपका डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। सर ये जो क्वेश्चन था इसमें हमें मतलब एग्जाम पेपर में तो लिखा नहीं आएगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें पता कैसे लगेगा कि इसमें टॉर्क निकालनी है, ऐसे इस तरह करना है? हाँ, तो ऐसे दिखेगा आपसे, वो कहेगा इक्विलिब्रियम, है ना? तो इक्विलिब्रियम पढ़ते ही समझ में आएगा कि ओके, या तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे आप एक जगह, पॉइंट मास का इक्विलिब्रियम जो लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, जिसमें आता था नेट फोर्स 0। एक इक्विलिब्रियम रिजिड बॉडी का, जिसके लिए नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0। तो जैसे उसने कहा लैडर का इक्विलिब्रियम रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? ना रोटेट करना चाहिए, ना आगे पीछे जानी चाहिए। तो नेट टॉर्क भी 0 और नेट फोर्स भी 0। ठीक है। इतना लिख लीजिए, आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो बट इस क्वेश्चन में तो उसने कहीं जिक्र नहीं किया इक्विलिब्रियम का। हानि करा if it feels rest on the floor। अच्छा ओके सर। चलिए भाई, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, क्लास ओवर।